डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। शुक्रवार को जिले में कुल 32 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। मुशर्री के 17, गायघाट के 4, सकरा के 3, बंदरा के 3, कुढ़न्नी के 2, मीनापुर के 1, मोतीपुर के 1 और बोछा में 1 नए मरीज मिले हैं। सभी मरीजों को इलाज के लिए कोविड सेंटर में रखा गया है। वहीं जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अब इसकी चपेट में पुलिसकर्मी भी आने लगे हैं। इसलिए बचाव को लेकर शुक्रवार को सदर अस्पताल की टीम ने पुलिसकर्मियों से सैंपल लिया। पुलिस कार्यालय में तैनात करीब 50 से अधिक कर्मियों का सैंपल लिया गया। जल्द ही इनका टेस्ट रिपोर्ट भी आएगा। इससे पूर्व एसएसपी जयंतकांत के निर्देश पर सिविल सर्जन ने मेडिकल टीम का गठन कर पुलिस कार्यालय जांच के लिए भेजा था, जहां कतारबद्ध होकर पुलिसकर्मियों का सैंपल लिया गया। सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि बचाव के लिए यह कदम उठाया गया है। जिसमें भी कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। बताया जाता है कि पुलिस कार्यालय के बाद पुलिस लाइन में भी तैनात व बैरक में रह रहे पुलिसकर्मियों के सैंपल जल्द लिए जाएंगे। सुबह से ही मेडिकल टीम सैंपल ले रही थी, जो दोपहर बाद तक जारी था। बिहार के साथ ही मुजफ्फरपुर में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ता ही जा रहा है और अब डॉक्टर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टरों की चपेट में आने के बाद से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। शुक्रवार को जिले के सबसे बड़े चिकित्सक मंडी जुरन छपरा में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार के नेतृत्व में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। इसमें शहर के कई प्रसिद्ध अस्पतालों को सैनिटाइज किया गया। वहीं इस बारे में जिलाधिकारी ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है। जो चिकित्सक पॉजिटिव पाए गए हैं उनके नर्सिंग होम को बंद कर दिया गया है। सभी नर्सिंग होम के स्टाफ की टेस्टिंग कराई जाएगी और जो मरीज पिछले कुछ दिनों में आए हैं उनकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी। जिसमें लक्षण पाए जाएंगे उसकी टेस्टिंग भी कराई जाएगी। नहीं, कोरोना का जो स्थिति है हम लोग देख रहे हैं कि कुछ मामले ज़्यादा आए हैं और इसका कारण यह है कि हम लोगों का बैकलॉग बहुत दिन से जांच रिपोर्ट का था। जांच रिपोर्ट अगर 24 घंटे में आ जाती है तो उतनी संख्या नहीं रहती है। जैसे 3 दिन तक हम लोगों का शून्य प्रतिवेदन रहा और फिर एक दिन अचानक 54 आ गया और उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 44 लोग हैं जिनका 10 दिन हो चुका है। 10 दिन होने के बाद वैसे ही वो नेगेटिव हो जाते हैं और उनको हम लोग कोविड केयर सेंटर से छोड़ देते हैं। इसमें हम लोग सबकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिनका पॉजिटिव आया है। अगर कोई लक्षण है उनको तो हम लोग उनको इलाज के लिए प्रेफर करेंगे। लक्षण नहीं है और 10 दिन हो गया है तो उसको होम क्वारंटाइन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं और जो चिकित्सक लोग आए हैं पॉजिटिव उनके नर्सिंग होम को भी हम लोगों ने बंद कर दिया है और उनको एडवाइस किया है और वो लोग भी एहतियात के तौर पर बंद किए हुए हैं और ओपीडी भी। और जो मरीज अंदर हैं सिर्फ वही रहेंगे, उनकी भी हम लोग 100% सैंपल करके जांच कराएंगे और जो उस नर्सिंग होम के स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उन सभी लोगों का हम लोग टेस्टिंग कराएंगे और सबका रिजल्ट आने के बाद ही सैनिटाइज करने के बाद ही नर्सिंग होम फिर से खुलेगा। तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चेन नहीं है कि एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में। इस प्रकार का मामला नहीं है। हम लोगों का जो रैंडम सैंपलिंग हुआ है उसी का मामला ये है और जो क्लोज कॉन्टैक्ट वाला हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके सैंपलिंग कराए हैं उसमें ज़्यादा लोग पॉजिटिव नहीं आए हैं। ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है, घबराने की बात नहीं है क्योंकि सैंपल ज़्यादा संख्या में लिया गया है। लगभग हम लोग 8000 सैंपल ले चुके हैं और अभी लगभग 2000 हमारा पेंडिंग भी है, उसी पेंडिंग में से आ रहा है। तो सैंपल ज़्यादा लिया गया है और लंबे समय से बैकलॉग है, इसलिए एक बार में संख्या ज़्यादा आ जा रही है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोई कम्युनिटी स्प्रेड का मामला ये नहीं है, कोई श्रृंखला नहीं बन रही है। रैंडम सैंपल के मामले हैं, इसको हम लोग अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के 3 प्रसिद्ध डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूरा जुरन छपरा इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जुरन छपरा में यूँ कहें कि वीरानी छा गई है। कई दवाखाना बंद हो चुका है, कई डॉक्टर यहाँ से पलायन कर गए। इस वक्त तस्वीरों में हम देख सकते हैं प्रशांत हॉस्पिटल के एक बड़े डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया और पूरा अस्पताल यहाँ पर अभी सैनिटाइज करवाया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। जो फायर की टीम है वो पूरे अस्पताल को सैनिटाइज करने में जुटी है और केजरीवाल प्रशांत अस्पताल सहित एक और अस्पताल के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। यहाँ पर क्या क्या आदेश मिला है अभी?
अभी कल के स्थिति देखते हुए जिला नगर प्रशासन एवं मंत्री जी का आदेशानुसार पूरे मुजफ्फरपुर को जो डॉक्टर का एरिया है, जो जुरन छपरा का वार्ड नंबर मतलब वो रोड नंबर 1, 2, 3, 4 जितना भी है, डॉक्टर को यहाँ तक भी हो चुका है, कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं। इस कारण पूरे एरिया को सैनिटाइज करने का आदेश मिला है, जो ये आज से प्रारंभ है करना सैनिटाइज। सभी दुकान, पूरे क्लिनिक और जितने भी और भी दुकान सब है, सबको किया जा रहा है, गली मोहल्ले सब में। तो डीएम भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि बिना वजह आप जुरन छपरा इलाके में नहीं जाएं। जब कोई खास वजह हो, जब कोई ज़रूरी हो, जब किसी का ज़्यादा तबीयत खराब हो तो ही जुरन छपरा के इलाके में जाए। फिलहाल अस्पताल के अंदर के एरिया को सील करने की कवायद भी जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है। जो डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके कंसल्ट में जो भी पेशेंट आए हैं, उन सभी का हिस्ट्री निकालने में प्रशासन जुट चुकी है। उन सभी का रिकॉर्ड निकाला जा रहा है कि इन डॉक्टर से कौन कौन लोगों ने मिला है, कौन कौन लोगों को डॉक्टर ने टच किया है, सभी का हिस्ट्री निकाला जा रहा है। बीते दिनों चिकित्सकों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिले की सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में चिकित्सकों का नाम उजागर किया जा रहा था और अन्य चिकित्सकों का नाम भी कोरोना पॉजिटिव में जोड़ा जा रहा था, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसा करना गलत है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं कि क्या कहते हैं, इस डॉक्टर का हो गया, नाम भी उजागर कर रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। जब तक पुष्ट नहीं हो इस प्रकार का करना जो है अपराध है, हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे इसमें। गैंगवार में वैशाली जिले के जारंग रामपुर के कुख्यात आलोक कुमार की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। वहीं उसके साथी प्रिंस को गोली लगी है, जिसका इलाज बैरिया स्थित एक अस्पताल में चल रहा है। प्रिंस ने ही आलोक को घर से बुलाकर ले गया था। गुरुवार दोपहर को बोलेरो सवार 4 बदमाशों ने उसके शव को प्लास्टिक के बोरे में रखकर गोरौल थाना क्षेत्र के भिखनपुरा में सड़क किनारे फेंक दिया। इसकी जानकारी गोरौल थाना व फकली ओपी को दी, लेकिन सीमा विवाद में उलझी पुलिस रात 9 बजे के बाद शव को उठाकर पोस्टमार्टम में भेजी। सूचना पर पहुंची कुढ़नी थाना अंतर्गत फकली ओपी पुलिस शव बरामद करने के बाद छानबीन में जुट गई है। मौके पर पहुंची फकली पुलिस को ग्रामीणों ने सफेद बोलेरो से शव फेंके जाने की जानकारी दी। बताया कि सफेद बोरा खून से पूरा लाल हो चुका था, उससे खून टपक रहा था। इससे अंदाजा लगाया गया कि कुछ देर पहले ही अन्यत्र उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई हो। बोरे से जब पुलिस ने शव निकाला तो सिर और सीने में आधा दर्जन से अधिक गोलियां मारे जाने के जख्म दिख रहे थे। आलोक कुमार के पैर और हाथ पर भी जख्म थे। इससे यह साफ है कि कई लोगों ने उसे दबोचकर उसके सिर और सीने में गोली मारी हो। आगे पोस्टमार्टम व परिजन के बयान के बाद ही मामले का खुलासा हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे बोलेरो सवार लाश फेंक गए। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। मुजफ्फरपुर व वैशाली जिले के सीमावर्ती केशवराव व भिखनपुरा की सीमा पर शव फेंका गया। मामले की सूचना गोरौल व फकली ओपी को दी गई। बारी बारी से दोनों थाने की पुलिस पहुंची, लेकिन अपने सीमा में नहीं होने के कारण शव उठाने से इनकार कर दिया। लोगों का कहना था कि शव फकली ओपी की सीमा में है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। हालांकि रात 9 बजे फकली पुलिस शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए ले गई। वहीं डीएसपी पश्चिमी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि एक युवक का शव मिलने की सूचना है, पुलिस को भेजा गया है। आलोक कुमार वैशाली जिले के जारंग रामपुर निवासी शिक्षक बलराम सिंह का पुत्र बताया गया है। इसके पास से डीएल भी बरामद हुई है। आलोक के खिलाफ वैशाली के विभिन्न थाने में 4 मर्डर का केस दर्ज था। जानकारी के मुताबिक हाल के दिनों में गुलशन कुमार नामक युवक की हत्या कर दी थी। इसके बाद से गुलशन कुमार ग्रुप ने उसे चैलेंज भी किया था। इसके बाद से वे लोग इसके पीछे पड़े हुए थे। कई बार आलोक पर जानलेवा हमला भी होने की बात बताई गई है, लेकिन इसमें वह बच निकला। इसके अलावा गुरौल के आरटीआई कार्यकर्ता जयंत सिंह हत्याकांड व अन्य में भी वह वांटेड था। हम लोग तो यहीं रहते हैं लोकल में, डीएवी स्कूल के पास। एक्चुअली फ़ोन आया हमारे पास, एक हमारे बुआ के बेटा है उनके पास से कि जो है प्रिंस को कुछ प्रॉब्लम हो गया है, उसको गोली वोली शायद लग गया है। उनके ग्रामीण कोई यहीं थे जो प्रिंस को पहचान रहे थे, तो वही देख के हम लोगों को फ़ोन किए ऐसे ऐसे हुआ है, उसको गोली वोली लग गया है और बहुत बुरा स्थिति है। हम लोगों को पता चला तो दौड़ते दौड़ते यहाँ आए तो पता चला कि उसका ऑपरेशन चल रहा है। क्या पता चला यहाँ?
यहाँ आए तो पता चला कि उसको गोली लगा हुआ है और उसका ऑपरेशन चल रहा है। कैसे गोली लगा, क्या कुछ पता कर पाए हैं आप? गार्जियन है, परिजन है, क्या कुछ? यहाँ तो अभी सब आदमी इंगेज्ड है उसके ट्रीटमेंट को लेकर के ही ना। पहले यहाँ से कोई फ्री हो, हम लोग तो कल रात से कंटिन्यूटी में यहीं बैठे हुए हैं। पहले जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करें, पहले जो बीमार है उसको देखेंगे कि घटना और परिघटना देखने जाएंगे। जैसा आपके पास न्यूज़ है सेम हम लोग भी पेपर में ही पढ़े हैं। बाकी पेपर में है कि पुलिस कह रही है कि जो है आपस में मुठभेड़ हुआ है, पता नहीं एक कोई लड़का था आलोक करके कुछ ऐसे कुछ नाम था, क्या है ये एग्जैक्ट हम लोगों को भी नहीं पता। पुलिस क्या करता था? वो अभी एक कंपनी में एज अ इंजीनियर जॉब कर रहा था, ट्रैक्टर की एक कंपनी में। तो पहले कभी किसी मामले में जेल भी गया? आइडिया नहीं है, गांव में उतना रहते नहीं है हम लोग को, आइडिया नहीं। अपराधी छवि का बताया जाता है, ऐसा कुछ इनपुट है आपको? तो मैंने आपको बोला कि हम लोग प्रॉपर गांव में रहते नहीं हैं, यहीं रहते हैं, तो गांव के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। गुरुवार की रात भगवानपुर ओवरब्रिज पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई थी। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने शुक्रवार की सुबह भगवानपुर रेवा रोड को जाम कर दिया और शव को यादव नगर के समीप रखकर हंगामा करने लगे। सूचना मिलने पर सदर थाना के दारोगा बृजकिशोर यादव, पीएसआई अजीत कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत कराया गया। मुआवजा की राशि मिलने के बाद जाम समाप्त कर शव को दाह संस्कार करने के लिए परिजन लेकर चले गए। बताया गया कि पारू थाना के मोहजम्मा गांव के कुमार रोशन उर्फ सोनू अपने पिता किशोर कविंद्र रंजन के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। तभी भगवानपुर ओवरब्रिज पर सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। रोशन की मौके पर ही मौत हो गई और उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। उनके बयान पर अज्ञात ट्रक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। थानेदार संजीव सिंह निराला ने बताया कि ट्रक नंबर का पता कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अरे बाप रे बाप, एक्सीडेंट हो गया। अब पप्पा के लेके आ रहे थे तो जुरन छपरा से पप्पा के लेके आबैत रहे। बाबू हमार कैसे ठोकर मारलक जे बाबू हमार खत्म हो गेलन रे बाप। अरे बाप रे बाप। रोशन नाम मृतक जो है कुमार रोशन इनका नाम है। ये अपने पिताजी को जूरन छपरा कार्यालय से लेकर के कल रात 8 साढ़े 8 के करीब में लौट रहे थे। किसी अज्ञात वाहन द्वारा इनको धक्का मारा गया, जिसमें कुमार रोशन की मौके स्थल पर ही मृत्यु हो गई और उनके पिताजी घायल हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में हुआ। क्या लेके जाम किया? ये सामाजिक सुरक्षा के तहत जो भी मृतक के परिजन को मिलना चाहिए पारिवारिक सुरक्षा का लाभ, उसके लिए हम लोग तो सड़क पर आए हैं। अभी तक कुछ आश्वासन मिला है? हाँ, BDO साहब और CO साहब के द्वारा आश्वासन मिला है कि 4,20,000 रुपया इनको तत्कालिक रूप से मुहैया कराया जाएगा। चेक मुहैया करा दिया? नहीं, अभी आ रहा है, चेक आ रहा है। मुखिया जी की तरफ से ही कुछ? हाँ, मुखिया जी भी इसमें पहल करके इस काम को करवाएगा। रोशन कुमार उर्फ सोनू, पिताजी का कविंदर सिंह, जूरन छपरा जांच घर में प्राइवेट लैब में नौकरी करता है। कल रात में वहां जूरन छपरा से आने के क्रम में फ्लाईओवर पर अज्ञात वाहन के द्वारा इसको मार दिया गया, जिसमें पुत्र स्पॉट डेथ है, जो लास्ट पोस्टमार्टम होकर आपके सामने पड़ा हुआ है। पिता भी गवाहिल है, पिता से भी मिले नहीं, हम अभी मिलेंगे उनसे। अभी CO साहब से बात हुई प्रशासन से, वो 4 लाख रुपया का आश्वासन दिया है कि चेक लेके हम आ रहे हैं। BDO साहब बोले कि 20,000 हम दे रहे हैं। अभी तत्कालिक यही है, अभी वो दिलवा देते हैं। रोड जाम, हाथ जोड़ के रोड जाम खाली करवाएंगे और लोग को घर भेजेंगे। ये कौन सा फ्लाईओवर पे हुआ है? ये भगवानपुर से मारीपुर को जो उतरती है वो फ्लाईओवर। शहर में चोरी की घटना बढ़ती ही जा रही है। गुरुवार की रात 3 दुकान का ताला तोड़ चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पहली चोरी की घटना सदर अस्पताल रोड स्थित SSP कार्यालय के पास की है, जहां चोरों ने 2 चॉकलेट की दुकान का शटर तोड़कर कैश पर हाथ साफ कर दिया। घर पर थे, ताजा से किसी ने फोन किया अगल के दुकानदार ने, तो दरवाजा आपका टूटा हुआ है। तो हमने घर से जल्दी आया, हमने देखा कि दरवाजा टूटा हुआ है। मैं दुकान में अंदर जैसे खोल के अंदर घुसा तो पूरा गल्ला छीटा हुआ था और 2 का सिक्का छोड़ दिया और 5-10 का जितना सिक्का सब फोटो के ले गया। कितना था? करीब 50-52 हज़ार रुपया था। 25-20 का बंडल था, 10 का बंडल था, इतना था। और यहाँ पर गार्ड वाला है, यहाँ गार्ड नाइट ड्यूटी देती है, उसको हम पैसा नहीं दिए थे, इसलिए वो हमको लगता है कि इन लोग का मिली भगत है। यहाँ का मेन चोरी जो है गार्ड के द्वारा ही होता है। लगातार इस मंदिर में रोज 2 दुकान खुलती है।
में ताला टूटता है। वहीं दूसरी चोरी की घटना सदर थाना के गोबर सही डुमरी रोड स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान की है, जहां से चोरों ने देर रात निशाना बनाते हुए दुकान का शटर काटकर करीब 8 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। शुक्रवार की सुबह दुकानदार रविंद्र कुमार को पड़ोसी से सूचना मिली। दुकान पर पहुंचे तो देखे कि काफी सामान दुकान के बाहर फेंका हुआ है और भीतर पूरा दुकान चोरों ने खाली कर दिया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। थानाध्यक्ष संजीव सिंह निराला ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस गई थी। एफआईआर दर्ज कर चोरों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दुकानदार ने बताया कि वे मूल रूप से सरैया के गोरीगामा डीह के रहने वाले हैं। गुरुवार रात 8 बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे। इसी बीच देर रात चोरों ने धावा बोला, शटर काटकर भीतर घुसे और सभी कीमती सामान चोरी कर लिया। इसमें 18 बैटरी, 8 फ्रिज, 9 कूलर, 11 गीजर और 16 इन्वर्टर चोरी कर लिया गया। पुलिस जांच में पता चला है कि उक्त सामान को मालवाहक वाहन में लादकर चोर ले गए हैं। रात को दुकान का शटर कट गई। इसके बाद चोर ने सामान सब उठा के बैटरी, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, फ्रिज, कूलर, फराटा पंखा, ये सारी सामान उठा के लाद के ले गए। कैसी जानकारी मिली? सवेरे जानकारी मिली कि लोग देखने के बाद हम लोग को कॉल किए कि आपका दुकान का शटर कट गया हुआ है। फिर वहाँ से आए तो देखे थे कुछ सामान रोड पर फेंका हुआ है। क्या क्या फेंका? पंखा वहाँ फेंका हुआ था। वहाँ से फिर प्रशासन आया तो उठा के अंदर फ्रिज भी ले गया? हाँ, फ्रिज भी ले गया। क्या फ्रिज? 8 गो फ्रिज ले गया। कैसे ले गया होगा? लोगों कैसे किया होगा? कोई जानकारी होता है? कोई जानकारी नहीं। हो सकता है कि गाड़ी उड़ी लाई हुई उस पर लाद के ले गया हो। पुलिस गश्ती होती है? पुलिस तो गश्ती 8-9 बजे के आसपास होता है, इसके बाद नहीं होता है यहाँ 10 बजे। हाँ। क्या क्षति है? टोटल क्या नुकसान है? 8-10 लाख का नुकसान हुआ। कैश भी ले गया? क्या कैशों ले गया है? कैश नहीं ले गया, सिर्फ सामान? सिर्फ सामान ले गया। क्या क्या सामान है तो एक बार बैटरी है, इन्वर्टर है, स्टेबलाइजर है, कूलर है, फ्रिज है, पंखा है, गीजर है, यही सब इत्यादि सामान है। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। दुकान का क्या नाम है? राजनंद इंटरप्राइजेज। और किनके मकान में है? मुन्ना शाह के मकान में। शुक्रवार को नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने स्पीकर चौक स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे शहर की सड़कों से युद्ध स्तर पर कूड़े कचरे का उठाव किया जाएगा। एक एक गली व मोहल्ले को चकाचक कर चूना व ब्लीचिंग का छिड़काव होगा। इस कार्य में 100 से ज्यादा ट्रैक्टर व जेसीबी साथ ही अन्य उपकरण लगाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि जुड़न छपरा व ब्रह्मपुरा में दमकल व मशीन से सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। शनिवार से शहर के अन्य इलाकों में भी अभियान शुरू होगा। उन्होंने कहा कि जिनके पास हैंड सैनिटाइजर मशीन है और यदि छिड़काव के लिए दवा नहीं है तो वे सोडियम क्लोराइड दवा उनके घर से निःशुल्क ले सकते हैं। इसके लिए उन्होंने वार्ड पार्षदों, सामाजिक कार्यकर्ता और विशेष रूप से भाजपा के कार्यकर्ताओं से इसके लिए अपील की। उन्होंने इन सबसे कहा कि वे चाहे तो खुद भी अभियान चला सकते हैं। अपील की है कि वे रात्रि विशेष अभियान में सहयोग करें। गली मोहल्ले में कूड़ा उठाव को लेकर कोई दिक्कत हो तो सीधा उन्हें सूचना दें। उन्होंने बताया कि शनिवार से पूरे शहर में फॉगिंग अभियान भी शुरू होगा। इसके 2 बड़ी फॉगिंग मशीन विभाग ने दे दी है। हर स्तर पर कोरोना से बचाव के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। जमीन दोनों उसका जो अलाइनमेंट है तय हो गया है। जमीन के अधिग्रहण करने की प्रक्रिया जारी है। इसलिए मेट्रो का काम 3 महीना सफ़र, मेट्रो का ही नहीं, ये जितना मुजफ्फरपुर के सड़क, ये 3 महीना सफ़र के कारण जो जनता को तकलीफ हुआ है, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। आगे है और दिल्ली में भी जापान के कारण ही सब दिल्ली मेट्रो बना है, इसलिए उसमें प्रगति दिल्ली मेट्रो से ही होगा। कोई काम सब बोलने वाले हैं, उनको समझा दे कि सुरेश शर्मा काम में विश्वास करता है। सुरेश शर्मा झूठ मूठ का काउंटर करके और विवाद खड़ा करने का काम न किया है न करेगा। एयरपोर्ट वाला में कुछ प्रगति हुई है क्या? एयरपोर्ट की चिट्ठी आ गई है।
अगर आप दूसरे दिन मिलेंगे तो मैं वो चिट्ठी की भी कॉपी आपको दिखला दूंगा, जो उस पर क्या प्रगति हुई है वो भी बनने, रीजनल जो है कनेक्टिविटीज में एयरपोर्ट यहाँ बनाने का निर्णय हो चुका है, इतना सैंक्शन हो गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी पूरी स्वीकृति प्रक्रिया में है, उसका जो है फाइनेंशियल खुलने के लिए जा रहा है। मैंने सैनिटाइज जो है, हम कह रहे हैं कि वो घर पर बराबर करें, वर्षा हो गया तो फिर कल कर दें, 2 दिन बाद कर दें। दवा की जितनी ज़रूरत होगी हम मंगा करके उनको उपलब्ध कराएंगे। और एक चीज़ ज़रूर उनसे आग्रह करेंगे कि शहर में निकलें तो मास्क लगा के निकलें। शहर में बिना मास्क लगाए हुए मेरी प्रार्थना है, क्योंकि ये बीमारी जिस तरह से फैल रहा है उसका कोई इलाज अभी नहीं हुआ है। तो मास्क लगा के चले, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवाएं, छोटे मोटे फंक्शन में भी उसको मेंटेन करें। नहीं करेंगे तो ये बीमारी फैलेगी। और हम समझते हैं कि हाथ धोने की प्रक्रिया जो साबुन से है उसको करें, यही इसकी दवा है और यही मेरा उनसे प्रार्थना है। आगंतुक कुशल श्रमिकों को रोजगार स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को डीआरसीसी सिकंदरपुर में विभिन्न विभागों द्वारा उन्हें रोजगार मुहैया कराए जाने के मद्देनजर उनके निबंधन हेतु काउंटर लगाए गए। उद्योग विभाग, पथ निर्माण विभाग, मनरेगा, कृषि, पशुपालन, मत्स्य लीड बैंक, श्रम विभाग, खनन विभाग आदि विभागों द्वारा काउंटर लगाए गए। निबंधन के लिए आज बड़ी संख्या में आगंतुक श्रमिक डीआरसीसी पहुंचकर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए काउंटर पर उन्होंने अपना निबंधन करवाया। आज कुल 419 आगंतुक श्रमिकों ने निबंधन करवाया। कल भी उनके निबंधन की प्रक्रिया जारी रहेगी। आज निबंधित सभी श्रमिकों को उनके हुनर, कौशल और रुचि के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा रोजगार स्वरोजगार मुहैया कराया जाएगा। मौके पर उपस्थित जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने उपस्थित श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि निबंधन के पश्चात सबों को संबंधित विभागों द्वारा सूचना दी जाएगी और काउंसलिंग के बाद उन्हें उनके कौशल के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। काउंसलिंग सेंटर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई थी। ये जो हमारे श्रमिक भाई बाहर से आए हैं लॉकडाउन के कारण जो आए हुए हैं यहाँ बिहार में, तो हम लोगों के ज़िले में मुजफ्फरपुर में लगभग 63,000 लोग आए थे जो हम लोगों के यहाँ रजिस्ट्रेशन है। उन लोगों को हम लोग क्रमशः सूचित कर रहे हैं और वो जिला निबंधन और परामर्श केंद्र पर आकर के वो लोग अपना निबंधन करा रहे हैं। किस प्रकार के काम में उनकी अभिरुचि है और रोजगार चाह रहे हैं या फिर वो स्वरोजगार कोई करना चाह रहे हैं, इसकी हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं। तो जो लोग जिस प्रकार का हुनर है, कौशल है, जो रोजगार चाहेंगे तो वो हम लोग संबंधित विभागों के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। जैसे अगर निर्माण कार्य से संबंधित राजमिस्त्री हैं या उसमें काम करने वाले अकुशल श्रमिक हैं या उसमें वेल्डिंग या फर्नीचर का काम करने वाले लोग हैं, तो इन लोगों के लिए हम लोग संबंधित निर्माण एजेंसी जो है हम लोगों की, चाहे वो भवन निर्माण है, पथ निर्माण विभाग है, उन लोगों के माध्यम से काम उपलब्ध कराएंगे। प्लम्बर्स लोग हैं तो उनको पीएचडी और पंचायती राज विभाग के माध्यम से जो हमारा हर घर नल का जल योजना चल रही है वो उपलब्ध कराएंगे हम लोग। और इसके अलावा हम लोग स्वरोजगार के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। क्लस्टर बनाना है हम लोगों को, 5 क्लस्टर हम लोग बना रहे हैं जिले के स्तर पर और 2 क्लस्टर पुल निर्माण निगम के द्वारा बनाया जाएगा। कुल 7 क्लस्टर हम लोग बनाएंगे। उसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने रेडीमेड गारमेंट का रखा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि संख्या जो है उसमें सिलाई के कार्य में लगे हुए लोग ज़्यादा हैं जो आए हुए हैं। रेडीमेड गारमेंट है और उसके बाद लहठी चूड़ी का भी हम लोगों का है जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से, उसका भी क्लस्टर एक बनाएंगे हम लोग। मोबाइल चार्जर और रिपेयरिंग का भी है, कुछ लोग आए हुए हैं, उनका भी एक क्लस्टर बनाने का हम लोगों की योजना है। तो इस प्रकार से हम लोग स्वरोजगार के लिए भी उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं क्लस्टर बना करके। उसमें हम लोग न्यूनतम 10 लोगों को जोड़ना है, अधिकतम हम लोग जितना देखेंगे संख्या उनकी है उनको कंफर्टेबल जितने में रहेंगे उसमें जोड़ेंगे हम लोग। तो हम लोगों का प्रयास है सरकार के निर्देशानुसार कि जो भी हमारे श्रमिक भाई बाहर से आए हैं उन सभी लोगों को रोजगार का अवसर मिले यहाँ, या स्वरोजगार करना चाह रहे हैं तो उसमें भी उनको सहायता मिले। इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ आज डीआरसीसी में ये कार्यक्रम आयोजित किया है और इसमें लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी हो रही है। बहुत ही उत्साहजनक है, लोग इच्छुक हैं काम करने के लिए।
हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको यही काम मिले। किस प्रकार से? बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन होने के तुरंत बाद हम लोग बैठक करेंगे। समिति एक बनाई गई है जिला स्तर पर और वो समीक्षा करेगी किस प्रकार के काम के लिए कितने लोगों का निबंधन हुआ है। उस प्रकार का काम जो है, जो लोग रोजगार चाहते हैं उनको उपलब्ध कराया जाए और जो स्वरोजगार करना चाहते हैं उनको भी हम लोग सहायता करें। हम लोग अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर ही डिसीजन लेकर के उन लोगों को सूचित करेंगे और फिर ग्रुप वाइज बुला के काम उपलब्ध कराएंगे। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में मुजफ्फरपुर के व्यवहार न्यायालय में फिल्म अभिनेता सलमान खान, करण जौहर समेत 12 कलाकारों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को मुजफ्फरपुर कोर्ट में हुई, जिसमें फिल्म अभिनेता सलमान खान की तरफ से पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता NK अग्रवाल ने सुनवाई में भाग लिया और सलमान खान की तरफ से वकालतनामा दायर किया। वहीं अदालत में इस मामले को लेकर परिवादी एवं अधिवक्ता सुधीर ओझा ने भी पक्ष रखा, जिसके बाद अदालत ने परिवाद पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए शनिवार के लिए टाल दिया है। ऐसे में देखना अहम होगा कि अदालत इस मामले में आगे क्या कदम अख्तियार करती है। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में माननीय CJM मुजफ्फरपुर मुकेश कुमार जी के यहाँ आज सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान सलमान खान के अधिवक्ता, वरीय अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट के श्री NK अग्रवाल जी वकालतनामा सलमान खान की ओर से कोर्ट में दाखिल किया और हाजिर हुए। उसके बाद सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई में मैंने माननीय न्यायालय को बताया कि CRPC की धारा 154 का मैंने कंप्लायंस कर दिया है। सीनियर SP थाना को मैंने आवेदन दिया था, अब तक FIR दर्ज नहीं किया है। इसलिए सलमान खान, करण जौहर, साजिद नाडियाडवाला के साथ साथ जो भूषण कुमार है, एकता कपूर है, संजय लीला भंसाली है, कुल 8 के साथ 4 जो मैंने दाखिल किया था नाम जोड़ने के लिए, मुकेश भट्ट, महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती और कृति सेनन, इस सभी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया जाए। और इस सभी लोगों ने जिस तरीके से सुसाइड की बात जो हो रही है उसमें यह सुसाइड नहीं हत्या की बात है, उकसाने की बात है और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनके कारण आज यह जो घटनाएं हुई है, कई फिल्म 7 फिल्म से छीना गया, कई फिल्म रिलीज नहीं होने दिया गया और बहुत सारे प्रेशर, इवन की कंपनी जो बनाया था उसमें भी उस कंपनी को भी हड़पने के लिए इस तरह के बहुत सारे साक्ष्य मैंने न्यायालय को बताते हुए कहा कि इसमें FIR दर्ज करने का आदेश की आग्रह मैंने किया और नहीं तो कम से कम न्यायिक जांच जो 192 CRPC का होता है। माननीय न्यायालय ने गंभीरता से हम लोग की बहुत सुना और सुनने के बाद आदेश पर सुरक्षित रख लिया है। फैसला कब तक आएगा? अब न्यायालय जो है वह फैसला सुनाएगी, वह उम्मीद है कि कल फैसला आ जाएगा। अगर फैसला आपके पक्ष में आया तो? अगर फैसला मेरे पक्ष में आया तो 2 बातें हो सकती है, न्यायिक जांच 192 में या 156 क्लॉज 3 में। अगर मेरे खिलाफ गया तो पिटीशन डिसमिस हो सकता है, अगर मेरे खिलाफ जाएगा तो हम रिवीजन फाइल करेंगे उस आदेश के खिलाफ। शुक्रवार को RBBM कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने शिक्षकों के साथ बैठक में बताया कि कॉलेज के उत्थान में अतिथि शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। 1 जुलाई से कॉलेज खुले और बढ़ते कोरोना को देखते हुए विश्वविद्यालय के आदेश पर कॉलेज बंद हो गए, लेकिन कॉलेज की गतिविधियां बंद नहीं होगी। सभी शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेगी। विषयवार सभी शिक्षक रूटीन के हिसाब से ऑनलाइन क्लास YouTube और कंटेंट छात्राओं को उपलब्ध कराएंगे, जिसकी गुणवत्ता की मॉनिटरिंग विभागाध्यक्ष करेंगे। सभी कर्मचारी घर से अपना कार्य संपादित करेंगे। सभी शिक्षक और कर्मचारी अपना मोबाइल और ईमेल समय समय पर चेक करते रहेंगे। अति आवश्यक कार्य के लिए यदि कोई कर्मचारी, शिक्षक या छात्र कॉलेज आते हैं तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा। आज रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में कुछ नए शिक्षिकाओं ने, गेस्ट टीचर्स ने योगदान दिया है और चूँकि 1 तारीख से कॉलेज खुलने की बात थी, अभी यूनिवर्सिटी का आया है कि नहीं ऑनलाइन क्लासेस होंगे और सभी शिक्षक मुख्यालय में रहेंगे, तो एक बैठक सभी शिक्षकों की, सभी कर्मियों की अलग अलग बुलाई गई, जिसमें हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मास्क इत्यादि के उपयोग पर पूरा बल दिया। और इसके साथ ही उन लोगों के साथ एक बात हुई कि वो सभी मुख्यालय में रहेंगे, उसकी एक अंडरटेकिंग भी जब एसेंसिया भेजा जाएगा यूनिवर्सिटी को तो वो देंगे। और इसके अतिरिक्त कैसे ऑनलाइन क्लासेस लेना है, कैसे वीडियो अपलोड करना है, कंटेंट कैसे डालना है, उसको एक रूटीन बना करके
सभी अपने विभागाध्यक्ष के साथ एक तरीके से समन्वय बना करके और ऑनलाइन क्लासेस इस तरीके से लें, सभी अपने छात्रों को जोड़ें कि उनकी पढ़ाई लिखाई रुके नहीं और हम लोग यूजीसी का एमएचए का गाइडलाइंस पालन करते हुए बच्चों तक उनकी पढ़ाई पहुंचाएं। इसी सिलसिले में आज यह एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। आज के बाद सभी शिक्षक अपने घरों पर रह करके और इस तरीके से ई कंटेंट डाल करके पढ़ाई करेंगे, इसी की जानकारी दी गई है लोगों को। कोरोना संकट दिनों दिन विकराल रूप लेता जा रहा है। पूरे बिहार में कोरोना के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में भी लगातार संक्रमण के मामले आ रहे हैं। इसी को लेकर नागरिक मोर्चा ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण विकराल रूप लेता जा रहा है, लेकिन मार्केट में लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन को कड़े से कड़े नियम उठाने होंगे, नहीं तो यह महामारी और भी विकराल रूप ले लेगी। मुजफ्फरपुर में जब कोरोना का कोई रोगी नहीं था तो उस समय प्रशासन इतना अलर्ट थी और इतना पुलिस प्रशासन चौकस था कि सुबह से शाम तक डंडे भाजा करता था और लोगों को सावधान करता था, घर से बाहर नहीं निकलने के लिए हिदायत करता था, दुकानदारों को भी हिदायत करता था। लेकिन आज जब कोरोना जैसे महामारी से मुजफ्फरपुर भी ग्रसित हो चुका है और दिन प्रतिदिन मुजफ्फरपुर की हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन इस समय प्रशासन अलर्ट नहीं है। जब तक कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक इसका भुक्तभोगी सारा मुजफ्फरपुर हो जाएगा। इसलिए सभी मुजफ्फरपुर वासियों का दायित्व और यह कर्तव्य बनता है कि आप सब इस विषम परिस्थिति में आप प्रशासन का सहयोग करें। एक डीएम इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट को देखना, सारे कार्यक्रमों को लागू करना, जनता को स्वस्थ रहने के लिए रात दिन एक करने वाले हमारे जिला पदाधिकारी कर्तव्यनिष्ठ जो अपने न विश्राम करते हैं, न अपने कर्मचारी अधिकारियों को विश्राम करने देते हैं और जनता की सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। नागरिक मोर्चा जिला पदाधिकारी के द्वारा उठाए गए सभी कदमों का, सभी कार्यों का स्वागत करती है और समर्थन करती है। मैं जिला पदाधिकारी को नागरिक मोर्चा आज एक स्मारक पत्र देकर यह मांग किया है कि आप कड़े कदम उठाएं, तभी हम कोरोना पर काबू यहाँ पा सकते हैं। पुलिस ने हेलमेट चेकिंग के बाद अब मास्क का चेकिंग शुरू कर दिया है। बिहार में बढ़ते कोविड-19 के मामले को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने आदेश दिया था कि सभी लोग सड़क पर चलते समय मास्क का उपयोग करें। आदेश मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हो गई है। अब अगर आप बगैर मास्क का सड़क पर निकलेंगे तो आपको जुर्माना भी लग सकता है। शुक्रवार को नगर पुलिस ने मेरिन ड्राइव रोड में मास्क चेकिंग अभियान चलाकर दर्जनों लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि आज पहला दिन है, इसलिए चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है। वहीं आगे से बगैर मास्क पहने व्यक्तियों का चालान भी काटा जाएगा। तो होम गार्ड है, एक सेकंड, होम गार्ड है। नहीं, हम नहीं है, हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया। तो आपका मास्टर है? पोस्ट मास्टर है। तो आप होम गार्ड पोस्ट मास्टर। तो आप बता रहे हैं सर, सॉरी सर, इसको नहीं लीजिए सर। तो आप मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क पर पूरा ध्यान है और मास्क जो नहीं लगा रहे हैं उनको निर्देश दे रहे हैं कि आप लोग मास्क लगाइए। जुर्माना भी है, जुर्माना भी करेंगे। हाँ। जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे, हाँ, उन लोगों को बोल दिया गया है कि मास्क नहीं लगाएंगे तो जुर्माना लगेगा। कुछ मैसेज है? हाँ, ये मास्क सभी को ऐसा वरीय पदाधिकारी के अनुसार मैसेज पहुंच चुका है कि सभी जितने पब्लिक है या कर्मचारी हैं सबको मास्क लगाना है और सभी लोग इसका पालन अच्छा सा कर रहे हैं। आज आप लोग चेकिंग भी लगाए मास्क को लेकर? हाँ, मास्क के लिए चेकिंग लगाए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान ही मास्क के लिए भी लगाया गया है कि आप मास्क लगाइए और लगा रहे हैं। मीनापुर के पानापुर वार्ड संख्या 6 में आंगनबाड़ी सेविका पद पर बहाली को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इस संबंध में गांव वालों ने जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह को आवेदन देकर निष्पक्ष बहाली कराने की मांग की है। ग्रामीण प्रमोद सहनी ने बताया कि जनवरी 2019 में मेधा सूची का प्रकाशन हुआ।
जिसमें 2 अभ्यर्थी सुंदरी कुमारी और गयांती कुमारी का नाम आया। अगस्त 2019 में पहले आम सभा में बताया गया कि तीसरी अभ्यर्थी राखी कुमारी भी है। इसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। दूसरे आम सभा में भी हंगामे के कारण बहाली प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। 3 जुलाई को एक बार फिर से तीसरे अभ्यर्थी को नियुक्त करने का प्रयास किया गया। प्रमोद सहनी ने कहा कि सीडीपीओ, पर्यवेक्षिका और बड़ा बाबू मिलकर अवैध तरीके से सेविका पद बहाली करने पर आतुर हैं। ये सभी सरेआम कह रहे हैं कि पावर मिला है, जिसे चाहेंगे उसे नियुक्त करेंगे। इस पर है उस आम सभा में मौजूद जनता विरोध किया। जब तीसरा कैंडिडेट था तो मेधा सूची में क्यों नहीं आया, और इसका विरोध करते हुए आम पब्लिक ने कहा कि मेधा सूची के आधार पर बहाली हो। इस पर है सुपरवाइजर द्वारा बहाली प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया, बहाली नहीं किया गया। पुनः फिर दूसरा है आम सभा का डेट 1 से 1.5 महीने के बाद 8वां महीना में निकला। उसमें भी यही माने जनता के द्वारा प्रश्न उठाया गया। इसको दरकिनार करते हुए एलएस द्वारा इसको स्थगित कर दिया गया। आज दिनांक 3/7/2020 को करीब 1 बजे के समय था। सीडीपीओ मीनापुर, पर्यवेक्षिका और बड़ा बाबू सरोज कुमार, एक अन्य आदमी थे जिनको हम नहीं जानते। 4 आदमी से वहाँ स्कॉर्पियो द्वारा पहुँचे और बहाली की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मौखिक उन्होंने बातचीत शुरू किया, जिस पर लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं, आप मेधा सूची के आधार पर ही बहाली कीजिए। जनता का यही मांग है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमको एसडीओ साहब से पावर मिला है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, आपको जहाँ जाना है जा सकते हैं। जिला अधिकारी साहब का क्या मांग है? जिलाधिकारी से मेरा यही मांग है कि जो सच्चाई है मेधा सूची के आधार पर बहाली प्रक्रिया को किया जाए, यही हम मांग करते हैं। मुजफ्फरपुर के होम्योपैथी डॉक्टर प्रशांत सौरभ ने कोविड-19 से बचाव को लेकर लोगों को कई सुझाव दिए हैं। इस महामारी से बचने के लिए आप भी देखिए यह खास रिपोर्ट। मेरा आज के डेट में लोगों से ये कहना है, डॉक्टर्स डे पे हमारे कलीग्स, सीनियर्स, जितने लोग कोविड-19 में कार्यरत हैं, जो हमारे योद्धा हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और आज का समय बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, सोचनीय विषय हो गया हुआ है। कोविड-19 के विषय में लोग भी आज भी हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं। लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि लोग मास्क लगाएं और डे बाय डे में यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। कोई जरूरी नहीं है सैनिटाइज़र का, उसके जगह पे आप जनरली हैंड वॉश करते रहें 20 सेकेंड तक। ये जनरली प्रोटोकॉल में कोविड-19 में सब लोगों को पता है और ज़्यादा बताने की ज़रूरत लोगों को नहीं है। हाँ, आज के डेट में डॉक्टर लोग जो काम कर रहे हैं बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, और इसमें आप लोग का कॉपरेशन चाहिए। डॉक्टर लेवल पे आप लोग के बिना कॉपरेशन के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप संक्रमित होते हैं तो हम संक्रमित होते हैं। इस संक्रमण से बचने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि मास्क का, मतलब कहीं भी आप भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तो मास्क का यूटिलाइज़ कीजिए, मास्क लगाइए, सिंपल सा मास्क लगाइए। और जहाँ तक लोगों का कहना है कि हैंकी लगा लेना है, गमछे का उपयोग करना है, तो हैंकी और गमछा, मैं तो ये नहीं मानता कि हैंकी गमछा में क्या एक निगेटिव पॉइंट है कि अगर हैंकी आप लेते हो, सिंपल सा आप लगा के जाते हो, तो हमारा जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो एक तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ले करके फिर आप उस हैंकी को ये तो नहीं पता करते हो ना कि किस साइड से आप लगाए हो। हमारा ये कहना है कि आप जो लगाते हो आपको पता नहीं है कि मैं राइट साइड से लगाया हूँ, लेफ्ट साइड लगाया हूँ, फ्रंट से लगाया हूँ, बैक से लगाया हूँ, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।